This call is now being recorded. So hi everyone, welcome to another video of this series. और जैसा आपको पता ही है, इस वीडियो सीरीज में हम लास्ट 10 इयर्स पेपर्स ऑफ जामिया, एवियम एंड क्लैड को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस डिस्कशन के साथ साथ हम जो भी इससे रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं 2025 में, और जो भी जीएस सेक्शंस, जो भी जीएस के क्वेश्चंस अलग से बन सकते हैं, उसको भी हम इस सीरीज में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, वी आर कंडक्टिंग दिस सीरीज होल हार्टेडली, सो वी होप कि आप इसे अच्छे से देखें, आप इसकी नोट्स बनाएं, जो भी अलग से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जो भी जीएस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से मेमोराइज करें नोट्स बनाकर। और आज हम 2024 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जामिया बीएड एलबी के, और फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम वेटेज देखें 2024 के पेपर्स की, ठीक है, 2024 का जो पेपर है, तो इसमें जनरल नॉलेज की जो क्वेश्चंस हैं, इसमें टोटल 55 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से थी, करंट अफेयर्स से 24, मैथ्स एंड रीजनिंग से 10, लीगल एप्टीट्यूड से 22, इंग्लिश से 30 एंड पॉलिटिक्स से 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक जो ओवरऑल बीएलएलबी पेपर, अगर हम अभी तक सो फार अभी बीएलएलबी जामिया का पेपर हम देखें, तो जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो करंट अफेयर्स एंड जीके को दिया गया है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। प्लस इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस ये कंसिस्टेंट रहने लगे हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के 10 तो आते ही आते हैं, स्टार्टिंग से ही, लास्ट 10 ईयर से भी 10 क्वेश्चंस आ गए हैं, ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। और लीगल एप्टीट्यूड जो है, इसमें एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज ज्यादा होती है, 20 से 30 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। और एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अनलाइक करंट अफेयर्स, अनलाइक जीके, जहाँ पे एक फाउंडेशन कोई नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि किस कितना पूछ सकता है, कहाँ से पूछ सकता है। लीगल के क्वेश्चंस में एक फाउंडेशन है कि इसी सेक्शन से, इसी टॉर्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप लीगल के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। 22 ऑफ द 22 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, 30 ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, तो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसे आप अच्छे से करें। तो ये था ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ जामिया 2024 पेपर। एंड पहले क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये पैसेज है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें पैसेज पढ़ना है और उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो पैसेज रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो करो, उसमें जो पैसेजेस हैं उसे फॉलो करो, उससे आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी होगी, प्लस वोकैब्स की क्वेश्चंस वो अच्छे से होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, in a vibrant metropolis characterized by towering buildings and crowded streets, resonating with the cacophony of car horns and hurried footfall, legal conflicts frequently make their way into the hallowed halls of the court. Amidst the numerous legal matters that come before the case of Mr. Sharma versus the city courts, there is one case that is particularly notable in municipality. Mr. Sharma, a small businessman, encountered a disagreement with the city municipality on zoning roads. The city municipality passed a bylaw limiting commercial activities in specific residential districts, including the neighborhood where Mr. Sharma's business was situated. Mr. Sharma challenged the bylaw in a court, asserting that it unjustly singled out his business. Mr. Sharma's lawyer argued that the law infringed upon his constitutional freedom to engage in businesses, and such restrictions are unreasonable and would have a detrimental impact on his means of earning a living. However, the municipality argued that the law was essential to preserve the residential nature of
the area and safeguard the inhabitants' quality of life. The court decided in favor of Mr. Sharma, declaring the bylaw to be unconstitutional. The judge emphasized the importance of balancing the interest of business owners with those residents and cautioned against the overly restrictive zoning policies. So overall आपको ये पढ़ के आइडिया लग ही गया होगा कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली एक बाई लॉ पास हुआ था। बाई लॉ में ये बोला गया था कि सर्टेन एरियाज के लोग बिजनेस को कंडक्ट नहीं करेंगे, और इसमें मिस्टर शर्मा की भी एरिया आया, तो उसने मिस्टर शर्मा ने इसे चैलेंज किया, तो यहाँ पे कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द पैसेज। बेसिस क्या है पैसेज की? तो बेसिस क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ सिटी लाइफ? नहीं, ये तो नहीं है। द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन अ सिटीजन एंड ए स्टेट, ये एक स्टेट ने जो एक बाई लॉ पास किया जो एक सिटीजन को हार्म कर रहा है, जिससे एक सिटीजन अग्रीव्ड हो रहा है, तो ये एक डिस्प्यूट है ना, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट। तो ये बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ व्हाट वाज मिस्टर शर्मास कंटेंशन रिगार्डिंग द बाई लॉ? मिस्टर शर्मा का क्या कहना था? इट इज टारगेटिंग द पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी लाइक हिम? नो, पुअर पीपल की तो बात ही नहीं हुई है पूरे पैसेज में। Residents areas enjoying too much freedom at the expense of other people? No. It is unfairly targeted businesses and violated his rights to conduct business freely. भाई उसकी बिजनेस राइट को टारगेट किया था ना, यहाँ पे बिजनेस की बात हुई है, यहाँ पे पुअर रिच की बात हुई ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, बिजनेसेस को टारगेट किया गया है, बिजनेस ओनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस की बात हुई है। What was the city municipality rationale behind passing the law? City municipality का क्या यहाँ पे rationale था इस law को पास करने का? तो इसमें ये क्या था कि to maintain character of residential character of neighborhood and preserve the quality of life for its residents. ज्यादा बिजनेस ना फैलना, एक कर्व करने की जो इनकी rationale थी municipalities की। Now how did the court ultimately rule the case? कोर्ट ने क्या रूलिंग दी, जजमेंट में क्या उन्होंने बोला? मिस्टर शर्मा's right to conduct business is paramount। क्या कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू कंडक्ट बिजनेस जो है रमेश शर्मा का वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? ऐसा तो कुछ बोला नहीं वहां पे। The municipality is victimizing common people? नहीं, ऐसा की बात नहीं बोला। By law is unconstitutional। अगर आपने अच्छे से पैसेज पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बाई लॉ को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो कोर्ट ने बाई लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। व्हाट डिड द जज एम्फसाइज इन द जजमेंट? अब जज ने क्या बोला? बिजनेस ओनर्स शुड बी गिवन एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू फ्लरिश? नहीं, ये तो नहीं बोला था। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स एंड द रेजिडेंट्स और बिजनेस ओनर्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जिससे रेजिडेंट्स की भी राइट्स ना वायलेट हो, ना ही बिजनेस ओनर्स की राइट्स वायलेट हो। तो ये कोर्ट ने बोला था। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। नाउ ये हमारा पैसेज था। तो आपने देखा, अगर आपने अच्छे से पैसेज को पढ़ लिया तो एक पैसेज ऐसी चीज है जिससे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आंसर आपको पैसेज में ही है, पैसेज से ही निकाल के आपको आंसर लिखना है। तो अगर ये तो सबसे स्कोरिंग मैं मानता हूँ कि सबसे स्कोरिंग जो क्वेश्चन है वो पैसेज वाले ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड द करेक्ट वन वर्ड एक्सप्रेशन। हमें वन वर्ड एक्सप्रेशन बताना है इसमें कि कौन से वन वर्ड के सही वन वर्ड क्या होंगे। द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय अ चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। कोई चीज अचानक से हो गई जो कि बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्पेंडिपिटी। मींस अचानक से कुछ अच्छा होता है, किसी सेलिब्रिटी से टकरा जाना। इट वाज अ वेरी सर्पेंटेंट दैट आई मेट मिस्टर विराट कोहली इन अ क्वेल ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। नाउ पॉलिटिकल क्राइम अगेंस्ट ओन्स कंट्री, तो ट्रेजन जो है, अगर आप अपने ही कंट्री के अगेंस्ट कुछ क्राइम करते हैं तो उसे हम ट्रेजन बोलते हैं। नाउ the action or offense by speaking sacrilegiously about the God,
गॉड के, किसी रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत बोलना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ब्लास्फेमी बोलते हैं, ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी वर्ड यहाँ पे यूज होता है। नाउ सिनोनिम हमें बताने हैं। इट इज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट द एंट्रेंस टेस्ट। कंपल्सरी है, कंपल्सरी का सिनोनिम क्या होगा? कंपल्सरी, कंपल्सरी मीन्स ऑब्लिगेशन है, आपको ये करना ही करना है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही देना है जामिया में आने की। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी है, दिस इज ऑब्लिगेटरी टू गिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी होगा। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जल्दीबाजी में कोई काम कर लेना, जल्दी से, बिना किसी प्रिपरेशन। ठीक है, उसे हम इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। तो क्या होगा? ऑफ हैंड मीन्स जल्दीबाजी में कर देना काम। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, ऑफ हैंड। नाउ डीलिंग विद अ बैड पर्सन लाइक हिम इज ऑलवेज अ मेसी अफेयर। एंटोनिम हमें बताना है। मेसी का एंटोनिम क्या होगा? मेसी, मेसी मीन्स बहुत ही उलझा हुआ। किसी बैड पर्सन से डील करोगे तो जाहिर सी बात है उलझी हुई बात होगी। तो मेसी का एंटोनिम क्या होगा? नीट, मीन्स नीट होगा एंटोनिम इसका। The leader might have had some covert reason for the change of his political affiliations. Covert, covert means a very secret thing, कुछ काफी secretly हो रहा है, covert operation। तो covert का opposite क्या होगा? जो कि काफी obvious हो, सबको पता हो, सारी पब्लिक को पता हो कोई भी चीज। तो covert का opposite होगा obvious। ठीक है, obvious। The total outlay for the farm is huge। outlay means होता है expenditure, कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हुआ। यहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट वर्ड बताने, एक्सपेंडिचर होगा इसका। इट वॉज अ वेरी मोमेंटस डिसीजन। मोमेंटस, मोमेंटस मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, इट वॉज अ वेरी मोमेंटस इंसिडेंट वेयर a prime minister, a president is called upon a president of another country, like अभी जो recent incident हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने डाटा ऑन लाइव टेलीविजन टू प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। सो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटस, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीज होगा। ठीक है, तो इसे हम मोमेंटल बोलते हैं जेलेंस्की को। He used to rub shoulders with the powerful people. Powerful people to rub shoulders. Rub shoulders is a type of phrase. इसका मतलब होता है कि घुसना किसी के बीच में, किसी के बीच में जाके उनकी तारीफ करना, उनके बीच में जाके घुस के बात करना। ठीक है, तो उसे हम रब शोल्डर्स करना कहते हैं, मिंगल करना। ठीक है, लाइक देयर आर सम जूनियर्स जो सीनियर्स में जाके रब शोल्डर्स करते हैं टू गेट इम्पोर्टेंस, टू गेट सम you know that kind of thing. So mingle इसका correct होगा आंसर। Is an order issued by a court commanding some time to do or refrain from doing specific things। एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, और कोर्ट में उसमें ये बताता है कि आपको ये काम करने से आपको रोका जाता है, आप ये काम आप आगे नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन, इंजंक्शन इसका राइट आंसर होगा। I require a dash certificate from the school for getting the loan sanction from the bank। तो इसका आंसर होगा बोनाफाइड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलती है स्कूल से, किसी भी अथॉरिटी से जहां आप रहते हो, तो वहां से आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पे आपको ये दिखाना होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट कि ये पर्सन जो है ये मेरे वहां था एंड ही इज ऑफ अ वेरी गुड कैरेक्टर। ठीक है, तो वहां पे गुड बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलती है। Now, the Republic Day was observed। Observed इसका राइट आंसर होगा विद ड्यू सॉलिडिटी। ऑब्जर्व्ड इसे बोला जाता है व्हेन किसी दिन, किसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां पे ऑब्जर्व्ड यूज होता है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वर्ड यूज होता है, ऑब्जर्व्ड यहाँ पे आंसर होगा। नाउ प्रेम वाज कॉट बाय द पुलिस बट हिज डैश इज स्टिल मिसिंग। तो भाई प्रेम पकड़ा गया तो उसकी दुश्मन तो होगी नहीं कोई। एपेलेंट नहीं, अकॉम्प्लिसी। अकॉम्प्लिसी मीन्स होता है जो क्राइम में किसी का साथ देता है। प्रेम पकड़ा गया बट उसका अकॉम्प्लिसी जो उसका साथ नहीं दे, साथ दे रहा था उस क्राइम में, वो नहीं पकड़ा।
तो accomplice इसका आंसर होगा। accomplice मीन्स जो पर्सन किसी को क्राइम करने में साथ दे उसे हम accomplice बोलते हैं। नाउ लव फॉर द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड लव फॉर द होल वर्ल्ड मीन्स अ पर्सन जो पूरी दुनिया की को प्यार करता हो, अपनी पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानता हो, जो चैरिटेबल वर्क्स करता हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को हम ऐसी ऐसी चीज को हम philanthropy बोलते हैं। A philanthropic person like रतन टाटा and many other people like him, इसे हम philanthropy बोलते हैं। Now to it is a phrase to err is human, इसका मतलब होता है कि जो मिस्टेक करेगा वो ह्यूमन ही कर सकता है। It is a nature of human that he can make mistakes, ठीक है, he make mistakes। It is a phrase to err is human, ठीक है। Now mounting his horse, the policeman mounting his horse means उसने वो हॉर्स पे चढ़ा और भाग गया पुलिसमैन। तो रोड ऑफ मीन्स होता है, इट इज अ फ्रेज जिसका मतलब है घोड़े पे चढ़ के जाना, घोड़े पे चलना, ठीक है। तो आपको रोड ऑफ का मतलब पता होगा तभी आप ये कर सकते हैं। माउंटिंग हिज हॉर्स मीन्स टू रोड ऑफ द पुलिसमैन। रोड ऑफ मीन्स घोड़े पे चढ़ के जाना, ठीक है। माउंटिंग हिज हॉर्स। Now, Virat says, "I am sorry, I missed the match between India and Pakistan." इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे I am sorry एक इंटीग्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम apologize बोलेंगे। विराट apologized for missing the match between India and Pakistan, ठीक है। इस तरह से हमको करना है। Now, Rohan said, "Let him do whatever he likes." तो इसे हमें डायरेक्ट में बोलना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रोहन सेड दैट ही माइट डू व्हाटएवर ही लाइक्स। प्रेजेंट से हम पास्ट में जाते हैं। अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बोलना है तो हम प्रेजेंट सेंटेंस को पास्ट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलाउड नहीं यूज होगा, यहाँ पे लाइक्स यूज हुआ है क्योंकि, लेकिन यहाँ हमें पास्ट करना है, यहाँ भी पास्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे लाइक्ड है, ठीक है। तो Rohan said he might do whatever he liked will be right answer. Now, you have been suffering for 2 months. For, अब हमें ये समझना होगा कि for में, since में और from में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अक्सर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। for जो है वो हमें ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरेशन की कब से काम हो रहा है, ठीक है। सोर्स बताता है for, ठीक है। सिंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम बताता है कि इस टाइम से, आई एम लिविंग हियर सिंस 2015, मैं 2015 से मैं रह रहा हूँ, ठीक है। और फ्रॉम जो है वो सोर्स बताता है, इस सोर्स से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। सोर्स ये फॉर ड्यूरेशन बताता है, सिंस स्पेसिफिक टाइम बताता है, और फ्रॉम जो है वो सोर्स बताता है। आई एम फ्रॉम नोएडा, ठीक है। तो सोर्स आई एम फ्रॉम नोएडा, फ्रॉम मीन्स सोर्स है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2 महीने से सफर कर रहा था मीन्स 2 महीना का ड्यूरेशन, तो यहाँ पे फॉर यूज होगा, ड्यूरेशन बताया जा रहा है। आई हैव बीन सफरिंग डैश 15 जैन होगा, मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पे क्या आंसर होता? सिंस होता। आई बात समझ गए? फिर यहाँ पे सिंस लिखा जाता क्योंकि स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया। फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट समवन इज नोन एज। किसी पे अगर कोई एक्यूजेशन लगती है तो उन्हें एक फॉर्मल नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, कि आपके ऊपर ये चार्ज, ठीक है। तो इस चीज को हम इंडिक्टमेंट बोलते हैं। इंडिक्ट हुए हैं आप किसी क्राइम की, तो इसका आंसर होगा इंडिक्टमेंट। नाउ व्हाट डज द लैटिन टर्म प्रो बोनो मींस? प्रो बोनो का क्या मतलब होता है? प्रो बोनो मींस होता है फॉर अ पब्लिक गुड, नॉट ओनली फॉर माय पर्पस, नॉट ओनली फॉर अ वेरी इंडिविजुअल पर्पस। आप पूरे पब्लिक के लिए कर रहे हो कुछ, तो उसे हम प्रो बोनो बोलते हैं, फॉर पब्लिक गुड। He came of his own. He came of his own means violation. इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है अपने मर्जी से, अपने कंसेंट से आना। He came of his own violation. Violation मीन्स होता है अपनी मर्जी से कोई काम करना, ठीक है।
he came from his own volition, no one forced him. किसी ने उसे रोका नहीं, बट वो से अपनी मर्जी से आया। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है वॉल्यूशन, मीन्स अपनी मर्जी से कोई काम कर। ठीक है, नाउ रीराइट दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में लिखना है। ठीक है, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर टू माय नोटिस, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर टू योर नोटिस, नहीं, यहाँ पे पास्ट में यूज नहीं हुआ। व्हाई वाजंट माय नोटिस ब्रॉट टू मैटर, दिस इज इस गलत ही लग रहा है बिल्कुल। व्हाई द मैटर वाजंट ब्रॉट टू माय नोटिस, नो। व्हाई वाज द मैटर नॉट ब्रॉट टू माय नोटिस, गलत है। Why wasn't the matter brought to my notice? Yes. Why wasn't the matter brought to my notice? Now, the reason why he wrote the letter was because he could not contact him over the phone. अब इसमें हमें क्या करना है? Why he wrote the letter, ये गलत है। इसमें क्या होगा? For which, the reason for which, ठीक है? For क्या जरूरत थी लिखने की लेटर? For which, the reason for which he wrote the letter is because, ये सही होगा। Now, next क्वेश्चन है, the average age of 3 members of family was 25 years. 25 years. ठीक है, एवरेज एज जो था 3 मेंबर के फैमिली का वो था 24 years. 24 years 5 year ago, 5 साल पहले एवरेज एज। तो टोटल एज कितना होगा? टोटल एज कितना होगा 5 साल पहले? 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15, 12, सॉरी 3 4 12, 3 2 6 और 72। 5 साल पहले टोटल एज 5 years ago 72 होगा। अब क्या है? At present the average is 22 with a new member in the family. अभी कितना है एवरेज एज? अभी अभी कितना है एवरेज एज? करंट में एवरेज एज कितना है? 22। जब इसमें एक मेंबर और ऐड हो गया, मींस 4 मेंबर हो गए। 4 मेंबर जब ऐड हुए हैं तो 22 है। तो प्रेजेंट में कितना टोटल एज होगा? 4 मेंबर हैं और एवरेज कितना है? 22 है। क्योंकि आपको पता ही है एवरेज जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं उसको अगर हम जितने भी नंबर्स का एड सम हो और जितने नंबर हो उसे डिवाइड करें तो हमें एवरेज मिलता है। तो इसी से हम एवरेज एज को पता कर सकते हैं कि टोटल एज कितना है। 4 2 8, 4 2 8। ठीक है, अभी टोटल एज इतना है और 5 years पहले इतना था। ठीक है, और 5 years बाद अगर हम ऐड करें 5 years बाद तो कितना हो जाएगा? 3 5 3 15, क्योंकि तीनों का 5 साल बढ़ेगा ना, तो 15 प्लस 72, 5 और 2 7, 7 और 8 87, मीन्स 87 है तीनों का। और टोटल एज तीनों का कितना है? अभी 87 है और चारों का टोटल एज कितना है? 88 है। तो जो एक आगे बढ़ा है एक आदमी तो उसका एज कितना होगा? पहले 3 था, 3 लोगों का एज, 3 लोगों के एज का सम 87 था, अब 88 हो गया है, उसमें एक आदमी बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है 88 में से 87 को माइनस करेंगे तो 1 जो है वो जो नया मेंबर ऐड हुआ है, न्यू मेंबर ऐड हुआ है, उसका एज होगा 1 year। ठीक है, 1 year विल बी राइट आंसर, 1 year होगा। नाउ a bus travels for 7 hours, the first half at 30 km/h and second half at 24 km/h। एक ये डिस्टेंस है पूरा। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम अगर x माने, ठीक है, x मानते हैं, तो इसमें पहला जो इतना है ये चली कितने की स्पीड से? 30 km/h, 30 km/h। फिर उसके बाद कितने के स्पीड में चला? 40 km/h। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में स्पीड। तो इसमें हमें क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस, हमें x पता करना है।
हमें x पता करना है, ठीक है। और हमें ये पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम बाइफरकेट करके निकालें, टोटल टाइम कितना लगाया है, टोटल टाइम लगाया है 7 आवर, 7 आवर लगाया। तो पहला अगर हम पता करें, टाइम है डी बाई एक्स, पहले हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ में क्या होगा, टाइम टाइम हमें 7 आवर मिला हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले का कितना होगा, डी बाई टू हो जाएगा, डी बाई टू आधा, और स्पीड कितना था, स्पीड हमारा कितना था, स्पीड हमारा था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा था 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। हम्म तो ये हमारा पहला हुआ इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, फॉर सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ में क्या होगा, डिस्टेंस टी बाई टू और टाइम कितना लगा, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हुआ। अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें 1 और 2 को, और टोटल टाइम कितना था, 7 था, ठीक है, 7 था। मीन्स डी बाई 60, ये ऊपर जाएगा तब, डी बाई 60 प्लस डी बाई 80 इज इक्वल टू 7, ये होगा डी बाई 60 प्लस डी बाई 80 इज इक्वल टू 7। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम जो होगा इसका वो 240 होगा, 60 और इसका 240, 240, अब 6 4 जा 24, मीन्स 40 प्लस 8 3 जा 24, 380 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 40 प्लस 70 कितना होगा, 40 प्लस 380 70 इज इक्वल टू 240 बाई 7, 240 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 7 को अगर हम 7 से काटें और फिर यहाँ 1 आ जाएगा, और 240 को उधर भेजें तो डी हमारा कितना आएगा, 240, मीन्स डिस्टेंस कितना है, 240, 240 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस होगा। नाउ a case contains 230 राइस बैग्स, 230 राइस बैग्स हैं, ठीक है। 145 वर नॉट ब्रोकन, इसमें 145 जो है वो खुले नहीं हुए। अब हमें इसमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस बैग्स वर नॉट ब्रोकन, वर ब्रोकन, ठीक है। हमें परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंटेज ऑफ राइस जो है वो ब्रोकन नहीं है। हमें पता है कितने ब्रोकन, सॉरी हमें बताना है कितने ब्रोकन है, हमें ये पता है कि ब्रोकन कितने नहीं है, तो हमें माइनस कर लेना इसे, 10 में से 5 5, 10 में से 5 5, 12 में से 4 8, 85, मीन्स 85 बाई एक्स जो है वो ब्रोकन है, ब्रोकन नहीं थे 145, तो मतलब 85 जो है ब्रोकन है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में क्या करेंगे, 85 बैग जो ब्रोकन है और अपॉन 230 जो टोटल है इनटू 100, ठीक है। तो 0 से 0, ये क्या है, अब हमें ये सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इसे। अब सॉल्व करने का
आप इसे सॉल्व करिएगा, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 36.9। 36.9 जो है वो इसका आंसर होगा। मीन्स बेसिकली ये जो है आपका आंसर है, ये आपका राइट आंसर होगा। नाउ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15, प्रिंसिपल कितना है 15,000 प्रिंसिपल है, एट द रेट ऑफ आर कितना है 8%, टाइम कितना है 2 years। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल 15,000, रेट इतना, और हमें कितना क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर T, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर हम रखें T कितना है 15,000, ठीक है, 1 माइनस R कितना है 8 अपॉन, सॉरी प्लस होता है ये 1 अपॉन 100 टू द पावर T कितना है 2 years, तो ये 2 होगा हमारा। अब फिर से ये करते हैं सॉल्व, 15,000 108 100 प्लस 8 108 टू द पावर 100, ये होगा। ठीक है, तो 15,000 मीन्स अगर हम 100 से 108 को डिवाइड करें तो 1.08 के पावर 2 ये आएगा, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 1500 इंटू, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर जो है हमारा, तो आएगा 1500 इंटू 1.1664 ये आएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो टोटल आएगा 17496, ये हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट हमें पता लग गया 17496, और प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 1500 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। तो अमाउंट कितना है 17496 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1500 है, 15,000 सॉरी 15,000 कर लेते हैं 6 9 4 7 माइनस 5 2 and 1 minus 1 0 means 2496 हमारा राइट आंसर हो गया है 2496। In an examination 40% of the students fail in the math। अगर हम इसे ये करें, ये मान लो मैथ में कितने फेल हुए 40%, ठीक है, फेल इन मैथ एंड 30% इन इंग्लिश, 30% इंग्लिश में फेल हो गए, 30% ये फेल हो गए, और वो 20% जो है वो दोनों में फेल हुए, 20% जो है दोनों में फेल हुए। तो हमें ये पता करना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, हमें ये पता करना है, तो हम पता पहले ये कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों में फेल हुए, और दोनों में कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए, ये पता करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए एक ये है टेक्स्ट, अगर आपने पढ़ा होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द इंग्लिश एज वेल एज मैथ। कितने फेल हुए इंग्लिश और मैथ्स में, तो टोटल मैथ्स में जितने फेल हुए प्लस इंग्लिश में जितने फेल हुए माइनस दोनों में जितने फेल हुए, इंग्लिश और एम, ये फॉर्मूला है। अब इसमें 40 मैथ्स में प्लस इंग्लिश में 30 माइनस 20 जो दोनों में हुए थे, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 मीन्स
50% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए हैं। अब 50% फेल हुए हैं दोनों में, तो पास कितने होंगे? तो 100% में से 50% निकालेंगे तो 50% के स्टूडेंट जो है वो क्या हुआ, वो जो है दोनों में पास होंगे, पासिंग बोथ द सब्जेक्ट्स 50% स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे होगा। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3 मींस 3, अगर हम इसे 3x और 4x मानते हैं तो 3x + 4 और 3x, सॉरी 3x में कितना ऐड किया हुआ है, इस नंबर में कितना ऐड किया है 3, तो 3x + 3 और 4x + 3। अगर हम ये कर लेते हैं, अगर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है रेशियो, 4:5 हो जाता है। हमें दोनों नंबर को बताना है, ये दोनों नंबर है क्या, ठीक है, हमें ये पता करना है। तो रेशियो को आपको पता ही है, 3x + 3, रेशियो को हम अपॉन में भी कर सकते हैं ऐसे, 4x + 3 और 4:5 है तो उसको आप 4/5 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 3 15x + 5 3 15 इज इक्वल टू 4 4 16x + 4 3 12। ये हुआ 15 को इधर भेजो, 12 को उधर भेजो, 15 - 12 16x - 15x, ये होगा 15 - 3 is equal to 50, 16 - 16x - 15x x, तो x is equal to 3, x 3 आ जाएगा, तो 3 होगा। तो रेशियोज कितने हैं, 3x + 3, 3x + 3, तो एक 3 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। लेट द नंबर आर 3x and 4x। तो हमने 3x और 4x माना था, तो 3x की वैल्यू हमें पता लग गई, तो 3 × 3 कितना होगा 9, और 4x माना था तो 4 × 3 कितना होगा 4 3 12, तो 9 और 12 जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने एक नंबर को 3x माना था तो x की वैल्यू हमें पता है 3, तो 3 × 3 9 हो गया, और एक नंबर को 4x माना था तो x की वैल्यू 3, 4 × 3 12, तो 9 एंड 12 जो है वो हमारे रेशियो होंगे। नाउ if the cost percentage of 18 apples is same as the selling price of 16 apples, means CP of 18 apples is equal to SP of 16 apples. Find the profit percentage. CP to CP upon ST कितना हो जाएगा, अगर CP को इधर लाएंगे तो CP upon ST 16/80 हो जाएगा, 16/80 हो जाएगा, CP upon SP is equal to 16/18 हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, SP - CP अपॉन CP इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, SP की वैल्यू कितनी आएगी 80 जो इसके सामने है, CP की वैल्यू कितनी आएगी 16 अपॉन CP कितनी है 16 इंटू 100। नाउ 18 - 16 2 अपॉन 16 इंटू 100, 2 × 2 2 8 16, 100 अपॉन 8, 100/8 कितना होगा, 8 1 8 20 है, 8 2 16, 4 आया, 8 4 सॉरी 40 आया, 8 5 40, 12.5 इसका राइट आंसर है, 12.5। नाउ 3 candidates contested in election and received इतना वोट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, रिस्पेक्टिवली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। टोटल वोट्स जो है रेशियो वाला ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट कितना है, सबसे हाईएस्ट वोट ये है, तो हमें ये पता करना है कि इसकी परसेंटेज कितनी होगी। तो हम पहले वोट को ऐड कर लेते हैं,
कोड को ऐड करेंगे हम, कितना होगा 1136 7636 एंड 11628 11628 इसको हम ऐड करें 6 से 12 8 20 2 5 3 8 2 10 0 1 6 6 6 12 13 14 4 1 यहाँ आया 2 7 और 3 0 2 मीन्स 20400 टोटल नंबर ऑफ वोट्स पढ़े, इतने वोट्स पढ़ेंगे टोटल 20040 वोट्स। अब इसमें हमें क्या पता लगाना है, कितनी परसेंटेज थी विनिंग कैंडिडेट की, तो विनिंग कैंडिडेट की 11628 अपॉन कितना हो जाएगा 20400 अपॉन 100, ठीक है ये होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 0 से 0 चला जाएगा, 204 है और यहाँ पे 10628 है, तो इसको अगर हम टोटली डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57%। 57%, आप इसे कैलकुलेट करना फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, तो 57% इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट इन द सीरीज, फाइंड द ऑड वन आउट, 1 है 5 है 14 है 30 है 50 है 91, तो अगर हम इसमें एक सीक्वेंस देखें तो क्या होगा 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 5 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, ठीक है 14 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 30 प्लस 14, ठीक है 30 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, ठीक है 50 50 क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 50 है, अगर हम ऐड करें 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 55 आना चाहिए, 55 आना चाहिए, बट यहाँ पे 50 है, तो एक तरीके से ये ऑड वन आउट है ना, 55 आना चाहिए बट यहाँ पे 50 है, तो ये हमारा ऑड होगा, तो ये होगा राइट आंसर। नाउ टुगेदर छोटू एंड नीतू प्लाउ अ फील्ड इन 4 days, छोटू एंड नीतू जो है अगर साथ में काम करते हैं तो ये किसी काम को 4 दिन में खत्म कर लेगा, मीन्स छोटू और नीतू का 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क ऑफ छोटू एंड नीतू 1/4 होगा। नीतू अलोन टेक्स 6 days टू स्टॉप टू प्लॉ द सेम फील्ड, नीतू जो है अगर वो अकेले कर रही है तो वो 6 दिन लगा रही है, तो 1 डे वर्क ऑफ नीतू कितना होगा, 1 डे वर्क ऑफ नीतू 1/6 होगा। तब हमें क्या पता करना है, हाउ मेनी डेज कैन छोटू एंड प्लॉट द फील्ड, छोटू कितने डे में कर लेगा प्लॉट, तो 1 डे वर्क ऑफ छोटू क्या होगा, 1 डे वर्क ऑफ छोटू कितना होगा, छोटू का कितना होगा, दोनों साथ में क्या कर रहे हैं 1/4 में, अगर हम माइनस कर दें 1/6 को तो हमें पता लग जाएगा ना कि छोटू कितने दिन में काम कर रहा है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 एलसीएम होगा 4 3 12 6 2 12 3 minus 2 1/12, ठीक है, मतलब 1 डे वर्क ऑफ छोटू 1/12 है, तो छोटू कितना टाइम लगाएगा 12 दिन टाइम लगाएगा एक काम को करने में, तो 12 12 जो है हमारा राइट आंसर होगा 12 days। नाउ अब हम आ चुके हैं अपने जीएस के क्वेश्चंस पे, ठीक है, हमें अब जीएस के क्वेश्चंस को देखना है। तो
A high-level panel headed by a recommended roadmap for simultaneous elections in India. तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। रोड मैप बताया गया कि कैसे इलेक्शन जो साइमल्टेनियसली इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसको हेड किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। In March 2024, the legislators of passed a bill that could potentially lead to the banning of the popular social media platform TikTok in the country. As we know कि हमारे इंडिया में TikTok तो बैन ही हो गया है, ठीक है। But recently in March 2024, यूनाइटेड स्टेट ने इसको भी TikTok को बैन किया है। तो ये इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। Who is the leader of opposition of राज्यसभा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। Which football team won Champions League 2023? 2023 is not important. Manchester City ने जीता था, बट अगर हम अभी देखें, ठीक है, तो Real Madrid has won the tournament. Real Madrid is concerned. Now, recently, which state has signed an MOU on artificial intelligence with Google? तो महाराष्ट्र। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप इससे आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र जो हमारा इसका राइट आंसर होगा। Was elected as the president of Turkey, a very famous person, Recep Erdogan, has been re-elected as the president of Turkey. Where is the India's first food museum launched? Thanjavur में launch हुआ है। Who is not a member of Election Commission of India? तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर कौन नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो अगर मैं अभी की बात बताऊं, उससे पहले मेंबर है या नहीं है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन है क्या। तो इट इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पावर इसको कहाँ से मिलती है? पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। सो इलेक्शन कमीशन जो है ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या करता है? ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शंस हैं उसे ये कंडक्ट करवाता है। और ठीक है, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 25 जैन 1950 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और नेशनल वोटर्स डे भी इसीलिए इसी दिन मनाया जाता है 25 जैन को। स्ट्रक्चर देखें हम तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो जो है कमिश्नर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और टेन्योर क्या है इनका? 6 इयर्स है, अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स। कौन कौन बन सकता है एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट? रिटायर होते हैं अगर इलेक्शन कमीशन से तो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, वो फिर से बन सकते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। रिमूवल ऑफ सीईसी कितना है? ग्राउंड ऑफ बिहेवियर और कैपेसिटी से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इन्हें रिमूव किया जा सकता है। मेजर रूल्स जो है ये हमारे मेजर रूल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन करती है। डिटरमाइनिंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को घटाना बढ़ाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्टोरल रोल्स के बाद रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी की को रजिस्टर करना, ये जो जितने भी काम है वो हमारे इलेक्शन कमीशन करती है। तो हमने ये देख लिया कि देयर आर टोटल 3 मेंबर्स, वन पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर में 3 मेंबर्स होते हैं और उसमें से ये हमारे 3 मेंबर्स, ज्ञानेश कुमार एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुखबीर सिंह सांधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी एज द मेंबर। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेंबर्स हैं अभी। तो अगर हम इसमें ये देखें सुखबीर सांधू है, ज्ञानेश कुमार है, तो इनमें से 2 जो है ये दिस इज ओल्ड क्वेश्चन। अब ये जो करंट के हैं ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार and 2 election commissioners are Sukhbir Sandhu and Dr. Vivek Sandhu Joshi is current members of election commission. Now, the cheetahs of Project Cheetah was brought from Project Cheetah के अंदर इंडिया में as you know Project Cheetah काफी चला था, जिसमें कि इंडिया में चीता की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे बढ़ाई जाए इस पे काफी फोकस किया गया था। तो वो चीता जो इंडिया में आए थे वो कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से इन चीतास को लाया गया था। The Earth Hour, an event, is a global annual initiative of which institution? Earth Hour, Earth Hour जो एक इवेंट है वो वर्ल्ड वाइड फंड एक इंस्टीट्यूशन है, वो इसको रेगुलेट करती है। अर्थ आवर की बात करें तो इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
फाउंडेड इन 1961। 1961 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एम क्या है? टू प्रिजर्व एंड रिड्यूस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन की जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, उसको कैसे कम करें, उसको कैसे प्रिजर्व करें, उसकी बात WWF में की जाती है। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अर्थ के अलावा कौन कौन सी रिपोर्ट्स इसके द्वारा लॉन्च की जाती है? वो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अर्थ डेप्थ फॉर नेचर स्लैब्स, Marine Stewardship Council. It is an independent non-profit organization for which sets standard for sustainable fishing. Healthy grown potato. ठीक है, तो ये अलग अलग और इनिशिएटिव्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ली जाती हैं। Now, name the famous ghazal and playback singer who passed away in February 2024. तो पंकज उदास इसका राइट आंसर। Abhijit Vinayak Banerjee, an Indian-born naturalized American economist who won the Nobel Prize in 2024, is a professor at. So, इसका आंसर होगा। Now, who is current chairperson of National Commission of Women? National Commission of Women की जो current president है वो है विजया किशोर राहतकर। Who has been selected as the torchbearer of 2024 Paris Olympic? ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के 2024 के। इमरान खान की पार्टी का क्या नाम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये इमरान खान के पार्टी का नाम है, जो अभी जेल में है। Which animated film won the best animated feature film at Oscars 2024? तो The Boy at the Heron, ये जो एक एनिमेटेड फिल्म है, इसको ऑस्कर्स मिली है 2024 में। और अगर हम ऑस्कर्स 2024 की बात करें तो बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन फॉर ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल इज रॉबर्ट डाउनी जूनियर, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल इज डिवाइन जो रॉन्डोल्फ, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट राइटिंग इज अमेरिकन फिक्शन राइटर written for screen by Cord Jefferson, best writing original screenplay is Anatomy of a Fall by screenplay by Justin Wright and Arthur Hardy। तो ये है हमारी ऑस्कर्स के विनर्स ऑफ 2024। नाउ कवच टेक्नोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रेलवे से रिलेटेड है। एक टेक्नोलॉजी को बनाई गई थी, ये ओल्ड न्यूज़ है, जहाँ पे ट्रेन्स की कोलिजन को कैसे बचाई जा सके उसके बारे में कवच टेक्नोलॉजी की बात की। फेम इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स। नाउ BARD is the name of artificial intelligence based on the chatbot developed by which institution? is Google। OpenAI से तो ChatGPT है, ChatGPT। तो BARD का ही सिमिलर जो है वो Google लाया है। और रिसेंटली चाइना ने भी एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, डीप से चाइना ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट का भी है कोपायलट। तो सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने एआई टूल्स को लाए हैं। जैसा Who is the present chief minister of Assam? तो हेमंत बिश्व शर्मा is the present chief minister of Assam, has emerged victorious in the Vijay Hazare Trophy 2023। तो हरियाणा जो है वो विनर था। Which company has developed just walk out a cashier-less shopping technology? मींस ऐसी एक कंपनी है जिसने एक डेवलप किया है कि वहां पे कैशियर नहीं होगा, आप सामान लो उस मार्ट से, उस स्टोर से, और वहां पे कार्ड लगाओ चले जाओ, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। तो Amazon जो है उसने ये काम किया है। Who won the Best Actor Award? सिलियन मर्फी को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर्स। हम्बनटोटा पोर्ट इज न्यूज। ये हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका में है, जो रिसेंटली फेमस था ड्यू टू द ऑक्यूपेंसी चाइना इसे ओक्युपाई किया था, इसे ये फेमस था। नेम द जर्मन फुटबॉल लीजेंड विनर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर हेड कोच हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो फ्रैंक बेकनर जो है ये पास में became the first South Asian nation to register same-sex marriage। ठीक है, यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज में फर्स्ट साउथ एशियन नेशन बना है वो है नेपाल। Who is the founder of OpenAI? तो Sam Altman is the founder of OpenAI। This city will be developed as India's first AI city। तो इसका आंसर होगा लखनऊ।
लखनऊ को इंडिया फर्स्ट AI सिटी बनाने की प्लान की गई है। According to a recent report of Forbes, which is the strongest currency in the world, तो कुवैती दिनार जो है वो strongest currency of the world है। Who is chief of the defense staff of India? Anil Chauhan is right now chief of defense staff. Human Rights Day is observed on December 10th in commemoration of what? Human Rights Day क्यों मनाया जाता है? क्योंकि adoption of UDHR, Universal Declaration of Human Rights को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें दुनिया में जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उसे कैसे टैकल किया जाए, इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में UDHR में बताया गया। तो ये 10 दिसंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था 1948। तो इसके ही वजह से 10 को हम ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। Reed Foundation versus Union of India is an important case related to medical rape. Recently, this state legislature has enacted Uniform Civil Code. After Goa, Uttarakhand became the second state to implement Uniform Civil Code. UCC जो है हमारे Article 44 of the Indian Constitution में दिया हुआ है। Now, principle है हमारा trespass to chattels. Chattels means a goods or a personal property. Is an intentional interference with the possession of personal property, possibly causing injury. तो मतलब ट्रेसपास की बात बता रहा है कि ट्रेसपास जो है वो हमारा अनलॉफुल है। अब क्या है यहाँ पे? देयर आर 3 एलिमेंट्स टू इट। ट्रेसपास में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है कंसेंट नहीं हो, बिना कंसेंट के आप घुसे हो प्रॉपर्टी में। इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी मस्ट रिजल्ट इन एक्चुअल हार्म, इससे एक्चुअल हार्म कॉज हुआ हो। द इंटरफेरेंस मस्ट बी इंटेंशनल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। फैक्ट्स क्या है? Rajesh left his logbook on his desk in the office. His colleague Naresh saw it lying there and thought it would take it and cross-check the records, even though it belonged to Rajesh. While checking the records, Naresh accidentally spilled ink on the logbook, and it was damaged to a great extent. It was only a copy Rajesh had. अब इसमें हमें पता करना है कि क्या ये ट्रेसपास होगा। पहला हमारा ऑप्शन क्या कहता है? Rajesh may sue Naresh for trespass to chattel as he intentionally interfered with his property without consent and caused harm to it. Right? यहाँ पे उसे पता था राजेश को कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो जा रहा था क्रॉस चेक करने। तो यहाँ पे इंटेंशन तो था और यहाँ पे कंसेंट भी नहीं था। विदाउट कंसेंट उसने ये काम किया, तो ये ऑब्वियसली ट्रेसपास होगा। पेंडेंटे लाइटी मीन्स, ठीक है, पेंडेंटल लाइटिंग मीन्स होता है व्हाइल द केस इज पेंडिंग। जब केस पेंडिंग हो, अगर आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे, फैमिली लॉ में आपको एक मेंटेनेंस पेंडेंटल लाइटी की बात होती है। मीन्स अगर कोई भी डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही हो और हस्बैंड एंड वाइफ में सेपरेशन हो, तो उस टाइम भी हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, मेंटेनेंस पेरेंटल लाइटिंग मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। ठीक है, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो वही पेंडेंटल लाइट की बात की गई ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। What is the maximum strength of Lok Sabha as prescribed by Constitution? तो इसका आंसर होगा 52 members. Caveat emptor means, caveat emptor means होता है let the buyer be able, ठीक है, let the buyer be able, caveat emptor. Sarah put a pole across the alley. During the night, Jack came galloping in on a horse. The horse stumbled over the pole and Jack was thrown away. He suffered from a broken arm. What are the consequences of the act? सारा ने एक पोल रख दिया रोड पे, ठीक है, जय घोड़े से आया, घोड़ा उसका टकराया और गिर गया। अब इसमें ये पूछा है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सारा इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। हाँ बिल्कुल, पोल को रोड पे रखना ये बताता है कि सारा वॉज नेग्लिजेंट, उसने नेग्लिजेंस दिखाया वहां पे, तो इसलिए ये जो होगा सारा नेग्लिजेंस होगी। Who was the first Chief Information Commissioner of India? तो वजाहत हबीबुल्लाह was the first Chief Election Commissioner of India. Assertion हमारा है all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions for their choice.
ठीक है, ये हमारी आर्टिकल 29 और 30 की बात हो रही है कि कोई भी माइनॉरिटीज, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी हो, उनके पास हमारी आर्टिकल 29 राइट्स देती है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं। ठीक है, institutions established by minorities are not entitled to governmental aid and government is not under obligation to give aid। तो आपने अगर आर्टिकल 29 एंड 30 को पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंटल एड देना कॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंट को एड यहाँ पे देना होगा ऐसे इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेक्शन तो राइट है, बट रीजन जो है इसका रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Which article of Indian Constitution deals with the establishment of high courts? So Article 214 of the Indian Constitution deals with the establishment of high courts. Principle हमारा ये कह रहा है every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void। कोई भी agreement अगर शादी को रोकने की बात करता है, ठीक है, restraint of marriage हो other than marriage other than a minor, वो वाइड एग्रीमेंट होता है। क्वेश्चन क्या है? सलमान खान डाइड फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन। सलमान खान को कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई सलमान खान की। टू कोविडोज सुल्ताना एंड रजिया। सुल्ताना और रजिया जो है वो सलमान खान की दो विडोज थी, बच गई वो। Enter into an agreement that if any of them while remarried would forfeit her right to her share in the deceased husband's property। यहाँ पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हुआ, मीन्स यहाँ पे आपने एग्रीमेंट किया किसी को शादी करने या ना करने से रोकने की। ठीक है, यहाँ पे दोनों ने एग्रीमेंट किया कि अगर इसी में से किसी ने दूसरी शादी की तो उसकी शेयर नहीं होगी प्रॉपर्टी। और हमारा प्रिंसिपल कह रहा है ये कि अगर कोई भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होगा कि आप किसी को शादी ना करने या करने का हक छीन रहे हैं इस एक अग्रीमेंट से, तो उस अग्रीमेंट को हम वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वॉइड अग्रीमेंट होगा, फिर द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट वाज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। नाउ व्हाट इज द लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर मींस? रिस्पोंडेंट सुपीरियर मींस को क्या होता है? लेट द सुपीरियर रिस्पोंड। आपने वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ी होगी, इसमें मास्टर सर्वेंट का ये बात होती है कि अगर मास्टर गलती ना भी किया हो, बट वो उसके सर्वेंट की गलती का जिम्मेदार उसका मास्टर होगा। मींस लेट द सुपीरियर रिस्पॉन्ड। मास्टर सर्वेंट इज नॉट लायबल, सुपीरियर विल बी रिस्पॉन्ड। ठीक है, सुपीरियर रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? When both plaintiff and respondent are liable, respondent pays a damages। सॉरी वहां पे इसकी बात नहीं हो रही है, सॉरी। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब हुआ सुपीरियर, द लायबिलिटी ऑफ सुपीरियर पर्सन ऑफ बिकमिंग रिस्पोंडेंट। इन केस ऑफ टू tortfeasor, the superior person become respondent। Employees liable for the tortious liability of their employees। Yes, right। डी इसका राइट आंसर होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो होंगे मास्टर, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने सर्वेंट के लिए लायबल होंगे। एम्प्लॉयर ने कार दिया सर्वेंट को चलाने के लिए अपनी एम्प्लॉय को, वो जाके एक्सीडेंट कर देता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल होगा। तो इसका ही ये मैगजीन है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द सुपीरियर रिस्पोंड। ठीक है, नाउ फाइंड आउट वन। General Assembly, Human Rights Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat, ये ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये सारे तो भाई यूनाइटेड नेशन के ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनमें डिफरेंस क्या है बताइए? सारे तो गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन ही हैं। तो अगर आपको अच्छे से यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री पता होगी तो आप ये अच्छे से बता देंगे कि दे आर ट्रस्टीशिप काउंसिल जो हमारा था वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट अब नहीं है। अब इसकी जो काम है वो खत्म हो गई है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को बेसिकली बनाया इसलिए गया था क्योंकि देयर वर मेनी कंट्रीज जो खुद के पैर पे खड़े होने की जिनकी कैपेसिटी नहीं थी।
ठीक है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो उस कंट्रीज में जाके उन्हें डेवलप करने में, वहाँ पे एक स्टेबल रेगुलेशन लाने में मदद किया ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो उस टाइम क्योंकि भाई काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो डीकोलोनाइज हुई कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन से, तो धीरे धीरे वहाँ पे स्टेबिलिटी आई और ट्रस्टीशिप काउंसिल उन्हें ही एड करने के लिए बना। और फिर धीरे धीरे जब सारी कंट्रीज अपने पैर पे खड़ी हो गई तो उसके बाद इसका काम खत्म हो गया और इसीलिए इसको डिसॉल्व कर दिया। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अब ये डिसॉल्व हो चुका है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिम नीमो जुरिक्स कॉजा सुआ? इसका मतलब होता है नो पर्सन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन केस। ठीक है, कोई भी पर्सन अपने ही केस में जज थोड़ी बन जाए। जज साहब ने गलती की अब जाके वही फैसला दें, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है नो पर्सन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। व्हाट इज अ कॉज लिस्ट? कॉज लिस्ट जो है हमारा वो लिस्ट ऑफ केसेस इन अ कोर्ट वेयर द कॉज इज द सेम है। हाँ ये होगा सी, a list of matters to be heard by court on any day, on any day। ठीक है, ऑप्शन सी will be right answer, cause list C is the right answer। Which constitutional article defines provision in respect of financial emergency? Article 360 में financial emergency की बात की। The main objective of UNCC is to, इसका main objective है to stabilize greenhouse gas and concentration in the atmosphere। Now प्रिंसिपल हमारा ये कहता है a person is said to be a sound mind for a purpose of making a contract at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। मतलब कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करता हो तो उस टाइम उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है, तो हम मानेंगे कि वो साउंड माइंड में है। ठीक है, मिस्टर एक्स who is usually of a sound state of mind but occasionally of unsound state of mind। मिस्टर एक्स कभी हमेशा तो साउंड स्टेट में रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, बट कुछ टाइम वो जो है ओकेजनली अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। enters into a contract with Mr. Y when he was of unsound state of mind। Mr. Y having come to know about the fact afterwards went to file a suit against Mr. X। ठीक है, लेकिन जब मिस्टर वाई के साथ एक्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस टाइम मिस्टर एक्स जो है वो अनसाउंड स्टेट में। तो क्या ये जो वाई ने सू फाइल किया है वो सही होगा? ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर एक्स कैनॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ ही वाज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यस, ये हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान ओकेजनली अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में रहता है तो उसके साथ उस टाइम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वाइड होगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन वाइड होगा। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक was held unconstitutional in the Supreme Court case of Shara Bano versus Union of India was a landmark judgment। Convention aims to conserve and sustainable manage of wetlands। Wetlands जो है को मैनेज करने के लिए रामसर साइट्स की आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा, रामसर साइट्स की के अंदर ही आता है। रामसर जो है वो ईरान में है और वहीं पे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, तो वेटलैंड को रिजर्व करने के लिए वहां पे बात की गई। टेस्टेटर क्या होता है? टेस्टेटर जो होता है वो पर्सन जो विल बनाता है, वसीयत जो साइन करता है, उसको हम टेस्टेटर बोलते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? कलकत्ता हाई कोर्ट जो है हमारा ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। regulates the manufacture, storage, distribution and sale of food articles in India। FSSAI, FSSAI जो है हमारा ये काम करता है। The International Criminal Court is established by, इसका आंसर होगा रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट से ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998 में फॉर्म हुआ। Which article of the Constitution deals with the vicarious liability? तो आर्टिकल 300 में वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 300
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स हैव द सेम लीगल इफेक्ट्स एज पेपर रिकॉर्ड्स। ये किसमें बात की गई है? तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बात की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस में क्या फर्क है? इंडियन एविडेंस जो था वो काफी माना जाता था, वहाँ पे कॉलोनियल लेगेसी थी, उसकी वहाँ पे बात होती। लेकिन क्योंकि अभी की जो सोसाइटी है वहाँ पे डिजिटलाइज चीजें काफी तेजी से हो रही हैं, तो इस वजह से वहाँ पे अब हमारे क्रिमिनल लॉ में भी एक नीड थी कि इसको चेंज किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं उसे एविडेंस माना जाए, तो ये सारी चीजें जो है जरूरी थी ऐड करनी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी यही चीज होता, पहले एविडेंस नहीं माना जाता था कोई व्हाट्सएप पे चीजें हुई हो और ये हो। तो इसको एक लीगलाइज फॉर्म जो है वो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिया। The Bharatiya Nyaya Samhita 2023 add new offences. One of them is terrorism. Terrorism जो है BNS में हमारा एक new offence add हुआ है। Innuendo plays a crucial role in the tort of defamation. Defamation तीन टाइप की जनरली होती हैं, slander, libel and innuendo. Slander मीन्स क्या होता है? अगर आप किसी को बोल के आपने किसी को डिफेम किया, लाइक राहुल गांधी ने बोला कि चौकीदार चोर है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्लैंडर, डिफेमेशन का टाइप है। किसी ने लिख के बोला तो वो लाइबल हो जाएगा, और किसी ने बहुत ही सार्केस्टिकली बोला, ठीक है, उसने बोला ये समझ के कि लगे सामने से तो लगे कि ये सही है, लेकिन उसके अंदर हिडन मीनिंग छिपा हो, कुछ डिफेमेशन, ठीक है, रिपुटेशन खराब कर रहा हो, तो उसको हम इन्वेंडो बोलते हैं। तो ये तीन टाइप की हमारी डिफेमेशन होती है। How many non-permanent members are there in UN Security Council? So there are 10 permanent non-permanent members और 5 हमारे permanent members होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता mandates forensic investigation for offences punishable with at least कितने साल के offences जो punishable हो, उसमें forensic investigation की बात की गई है, तो वो 7 साल है। Perjury is a law means, perjury means क्या होता है? Intentionally making false statement in a court of law. अगर आप intentionally court of law में false statement दे रहे हैं तो इसको हम perjury बोलते हैं। India is not a party of which of the following international treaty? तो इंडिया जो है वो ICC SCER का पार्ट है, आई कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज का भी पार्ट है, आईसी एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी पार्ट है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इसका पार्ट नहीं है। सो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ये बोलता है कि कंट्रीज जो है वो उनके स्टेट में अगर कोई भी टॉर्चर हो तो उसे क्रिमिनलाइज कर दें, मतलब कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते, इवन विद अ क्रिमिनल यू कैन नॉट टॉर्चर देम, ठीक है। तो ये इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। General Data Protection Regulation is the law on data protection of European Kingdom. European Union ने इसको फॉर्म किया है। Where is the European Court of Human Rights located? तो ये स्ट्रैटसबर्ग में हमारा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो है। प्रिंसिपल क्या है? In a civil action for defamation, truth of defamatory matter is an absolute defense. अगर कोई डिफेमेशन करता हो लेकिन वो जो मैटर है, डिफेमेटरी चीज है, वो सही हो, तो ये डिफेंस है, ठीक है। However, the burden of proving truth is on the defendant and he is liable if he does not successfully discharge the burden. Fact क्या कहता है? D, who was the editor of local weekly, published a series of articles mentioning that T, who was a government servant, issued false statement certificate, accepted bribe, adopted corrupt and illegal means to mint property and was a mischief monger. P ने फिर सिविल सूट फाइल किया अगेंस्ट D, who could not prove the facts published by him, और जिसने प्रूव नहीं कर पाया कि ये सही बात है, ठीक है। तो हमारे क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल में कि अगर डिफेमेशन का चार्ज आप पे है और आपने उसे ये बता दिया कि जो मैंने बोला है वो सही था, ठीक है, तो वो फिर आप गिल्टी नहीं होंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन आपको प्रूफ करना आपके ऊपर है, आपकी ही जिम्मेदारी है। आपके ऊपर अगर डिफेमेशन की चार्ज लगी है तो आपकी ही जिम्मेदारी है। तो फैक्ट्स में इसने ये बोला न्यूज़पेपर वालों ने। और जब बात आई कि आप चलो प्रूव करो ऐसी बात है तो ये प्रूव करने इसमें असफल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे असफल हुए तो मतलब they will be liable for defamation. He would be liable since he could not prove the facts published by him. Who is authorized to initiate the process of impeachment? President of India. Either House of Parliament में impeachment proceeding हो सकती है president की, Article 61 के ऊपर। The case related to electoral bond, electoral bond से related जो case था वो हमारा है Association for Democratic Reforms versus Union of India. Yes. Now, who can be chairperson of National Human Rights Commission of India? One who has been a judge of Supreme Court. तो वही होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। ठीक है। Which country is the largest by land area in South America? Largest by land area जो है वो ब्राजील है। ब्राजील में सबसे बड़ी कंट्री बाय लैंड एरिया वो अपने साउथ अमेरिका में वो है ब्राजील। और ब्राजील में ही लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, जिसे हम हार्ट ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। उसमें कंट्रीज को हमें मैच करना है रिस्पेक्टिव कैपिटल्स में। केन्या, केन्या का तो कैपिटल नैरोबी है। मोरक्को का क्या है? रबट है। यूक्रेन का कीव। और पैराग्वे का क्या है? एसेंस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मींस D4, D4 है। ठीक है, ए का 2 है, सी का 1 है और बी का 3 है। तो ये हमारा राइट आंसर है। Which civil rights leader gave the famous "I have a dream" speech? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्पीच दिया। Which river flows through the Grand Canyon? कोलोराडो रिवर। लॉर्ड कोलोराडो रिवर जो है ग्रैंड कैनियन से फ्लो करता है। बैंक रेट is the rate at which Reserve Bank of India gives credit to commercial banks. ठीक है, ये बैंक रेट बोलते हैं, इससे कमर्शियल बैंक को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है, जिस रेट से बैंक रेट बोलते हैं। Who drafted the Declaration of American Independence? तो थॉमस जेफरसन ने ये डिक्लेरेशन को ड्राफ्ट किया था। Who was known as Grand Old Man of India? दादा भाई नरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। Who is known as the Queen of Pop? Madonna. Madonna is known as Queen of Pop. Which is the only country in the modern world that does not have a rectangular or square national flag? नेपाल का नेशनल फ्लैग ऐसे होता है। ठीक है, तो नेपाल इसका राइट आंसर होगा। Which is the last language to be found on the language panel in Indian currency note? उर्दू जो है ये लास्ट में लिखा गया, अगर आप नोट को पीछे से देखोगे। What is the largest lake in Africa? अफ्रीका में जो लार्जेस्ट लेक है वो लेक विक्टोरिया है। Marcus Brutus is a Shakespearean character in which play? तो जूलियस सीजर के उसमें ये कैरेक्टर था। Who was the first person to climb Mount Everest without oxygen? Reinhold Messner was the first person who climbed Mount Everest without oxygen. 5 member states which can veto decisions made by United Nations Security Council means 5 permanent members कौन से हैं Security Council? China, France, Russia, United Kingdoms and United States. जी हाँ, ये हमारे 5 मेंबर्स हैं। इंडिया हमारा मेंबर नहीं है। ठीक है, कनाडा हमारा मेंबर नहीं है, इंडिया हमारा मेंबर नहीं, तो ये इसका आंसर ही होगा पहला, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Which Mughal emperor was the father of Jahanara Begum? शाहजहां को हम बोलते हैं फादर ऑफ जहानारा बेगम। होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, होम रूल मूवमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। लेट मी क्रॉस चेक, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
Bal Gangadhar Tilak is right answer. Now, where did the first FIFA World Cup take place? First FIFA World Cup जो है वो उरुग्वे में हुआ था. Now, Shah Rukh Khan suffered from which disorder in the film name My Name is Khan? My Name is Khan में उन्हें कौन सी disorder हुई थी? वो है Asperger syndrome. Which country is known as the lungs of the earth? Duty or state forest जो मैंने बताया अभी आपको. ब्राजील. ब्राजील को हम जो है लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं. हाँ. What was the name of nuclear disaster that occurred in Ukraine 1986? Chernobyl disaster. Chernobyl जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थी उसमें कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट हुआ जिसकी वजह से काफी बड़ा ये डिजास्टर हुआ. Which animal has the largest brain of any creature? तो sperm whale के पास largest brain होती है. Who was the Prime Minister of India when Pokhran 2 nuclear test was conducted? उस टाइम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन? इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी. पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो मई 1998 को हुआ था और इसको हम ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं. ऑपरेशन शक्ति. It was second instance of the nuclear testing conducted by India. दूसरी बार ये कंडक्ट हुआ था. रायसेना हिल जो है वो दिल्ली में. Who was the first prime minister in India to die in office? तो लाल बहादुर शास्त्री was the person who died in office. मतलब ये नहीं कि वो ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई. मीन्स वो उस अपने पोजीशन पे थे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और उसी के दौरान उनकी डेथ हुई. ठीक है. लाल बहादुर शास्त्री. Name the movement started in 1970s by the mountain women of North India who hug trees to save. तो एक मूवमेंट हुआ था जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन काफी तेजी से स्टार्ट हुई थी. तो उसमें वुमेन जो थी वो पेड़ को वैसे पकड़ लेती थी. तो कोई भी अगर काटने आता था तो ऐसे पेड़ को पकड़ लेती थी. नीचे चिपक जाती थी पेड़ से. तो इसी मूवमेंट को हम चिपको मूवमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. सुंदरकांत बहुगुणा जो है इसके बहुत ही बड़े बोलते हैं. The headquarter of IMF and World Bank is located in जो दोनों है वो वाशिंगटन डीसी में. What does SUV stand? SUV व्हीकल जो है वो है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स. इसका फुल फॉर्म है SUV. Which organization aims to promote sustainable management of world's forests? तो FAO, Food and Agricultural Organizations. Who is known as Greek God? ऋतिक रोशन को हम ग्रीक गॉड भी बोलते हैं. Which is the most spoken language in the world among the Indian languages after Hindi? हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है इंडिया में? तो वो है बंगाली या मार्शल और बंगला. ठीक है. बंगाली लैंग्वेज. Who was the first Secretary General of United Nations? तो ट्रेविली जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे हमारे यूनाइटेड नेशन के. Who was the first Muslim president of Indian National Congress? तो बदरुद्दीन तैयब जी was the first president of Indian National Congress. What is the name of the smallest bone in human? Smallest bone जो है हमारे यहाँ कान में पाया जाता है. स्टिपिस नाम जो है इसका है. Now, Earth Day is celebrated on 22nd of April को Earth Day मनाया जाता है. The famous structure of Jesus Christ. ठीक है. इस तरीके से जीसस क्राइस्ट का जो स्ट्रक्चर है काफी फेमस स्ट्रक्चर है जो हमारा रियो डी जेनेरो में है. ठीक है. ब्राजील में ही ये सिटी है रियो डी जेनेरो में. वहां पे जीसस क्राइस्ट की इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. एक बहुत ही बड़ी. Which city experienced a devastating earthquake in 2011 resulting in nuclear crisis due to damage to nuclear reactor? तो इसका हुआ फुकुशिमा में हुआ था. Which actor played an iconic character of James Bond in longest tenure? You know, James Bond एक fictional character है in Hollywood जहाँ पे काफी इसकी मूवीज बनी. तो उसमें जो एक्टर्स चेंज होते रहे तो सबसे लॉन्गेस्ट जो एक्टर था जेम्स बॉन्ड का रोल जिसने निभाया वो था डैनियल क्रेग. हेपेटाइटिस बी इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इंफेक्शन जो हमारे लीवर को अफेक्ट करता है.
नाउ लास्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? इतना हलवा सा क्वेश्चन। मरकुरी, सॉरी मार्स को हम रेड प्लैनेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट 2024 जामिया बीएलएलबी एग्जामिनेशन पेपर, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप एनालाइज करें पेपर को खुद भी। और भी क्लैट के पेपर्स होते हैं, और भी एसएससी के, ये सब वो भी आप अगर आपने फ्री टाइम में आप फ्री हो तो, क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का कोई एंड नहीं है, दे आर बॉर्डरलेस, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, न्यूज देखो और पेपर को एनालाइज करो, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। परफेक्शन नाम की वैसी कोई चीज होती नहीं है, बट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप हर तरीके से इसे एनालाइज करिए पेपर को। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर सीरीज, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।